नमस्कार बंधुओं, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और इसमें हम शेर शाह के बारे में बात करेंगे। इस शेर शाह के संबंध में हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो आप तक पहुँचा चुके हैं, जिसमें हमने शेर शाह के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। उनका प्रशासन कैसा था, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से मुद्रा में सुधार किया। और आज का जो हमारा वीडियो है वो होगा भाग 4, स्थापत्य कला एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य। शेर शाह मध्यकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपने छोटे से शासनकाल के अंदर बहुत सारे कार्य किए थे और उन कार्यों का अनुकरण आज तक किया जाता है। ये हमने पिछले 3 वीडियो में आपको बताया है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि उन्होंने स्थापत्य के संबंध में क्या कार्य किए थे और उन्होंने सार्वजनिक निर्माण के संबंध में क्या कार्य किए थे। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे बराबर वीडियो मिलते रहें और आप अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते रहें। तो ओके, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने स्थापत्य के क्षेत्र में यानी वास्तुकला के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख कार्य किए थे। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो उन्होंने रोहतासगढ़ का किला, ये पाकिस्तान में है। देखिए, रोहतासगढ़ के किले 2 जगह पर हैं, एक पाकिस्तान में है और एक भारत में है, बिहार में। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंतर्गत है। पाकिस्तान में ये झेलम नदी के किनारे पर बनवाया गया था और ये शेरशाह ने कन्नौज विजय के बाद बनाया था। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में जब 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित कर दिया था, तो अपनी विजय के उपलक्ष्य में ये किला बनवाया गया था। इसका जो निर्माण कार्य है वो 1541 ईस्वी से 1548 ईस्वी के मध्य हुआ था। यद्यपि 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी इसका निर्माण कार्य जारी रहा था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये झेलम नदी के किनारे है और लगभग 70 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, यानी विशाल क्षेत्र में ये फैला हुआ है। 1997 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है और इसको अधिग्रहित करने के बाद पूरा का पूरा संरक्षण का कार्य यूनेस्को ने अपने हाथ में ले लिया है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें 68 मीनारें हैं और 12 द्वार हैं। 68 मीनारें हैं और 12 द्वार, यानी विशाल किला बनवाया गया है। बाहरी जो दीवार है वो 10 से लेकर 18 मीटर तक ऊंची है, यानी विशाल ऊंची दीवारें बनाई गई हैं और दीवारों की चौड़ाई 10 से लेकर 13 मीटर तक है, यानी दीवारें इतनी चौड़ी थी कि उन पर घोड़े दौड़ाए जा सकते थे किले की सुरक्षा के लिए। इस किले में जो वास्तुकला दिखाई देती है वो एक मिश्रित वास्तुकला दिखाई देती है। इसमें तुर्की, दक्षिण मध्य एशिया और पूर्व एशिया की कला शैली दृष्टिगोचर होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है और 2 भागों में से जो एक भाग है वो शाही रहन सहन के लिए रखा गया है, वहां पर रॉयल फैमिली रहती थी, और दूसरा जो भाग है वहां पर सेना रहती थी, सैन्य उपयोग के लिए उसको बनाया गया था। तो इस तरीके से ये जो किला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने काबुली गेट रोहतास किले का एक चित्र दिया है। तो पाकिस्तान के अंदर ये किला है और बहुत ही महत्वपूर्ण, शेरशाह के नाम से जुड़ा हुआ है। शेरशाह ने इसमें बहुत मेहनत की थी इसे बनवाने में। अब देखेंगे कि जो दूसरा किला है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये रोहतासगढ़ बिहार में है और ये किला शेरशाह ने बनवाया नहीं था, बल्कि ये किला बहुत पहले से था, महाभारत काल से था, पौराणिक काल से इस किले को माना गया है। कैमूर की पहाड़ियों के बीच, झील के बीच में इस ऐतिहासिक किले का निर्माण करवाया गया है। राजा हरिश्चंद्र के बेटे के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। रोहतास जो राजा हरिश्चंद्र के बेटे का नाम था, उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया था।
अनेक कालखंडों में अनेक राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था, यहाँ पर रहे थे। और जो इसके आसपास के कैमूर की पहाड़ियों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, वो इनको अपने राजा का किला मानते थे और अपने शौर्य का प्रतीक मानते थे, अपने साहस और शौर्य का प्रतीक मानते थे। शेरशाह ने 1541 से लेकर के 1545 ईस्वी के बीच में इस किले का जीर्णोद्धार करवाया था। यानी जो पुराना किला बनाया हुआ था उसको सही दुरुस्त करवाया और उसके अलावा कुछ और भवन बनवाए। तो इसलिए शेरशाह ने इसको फिर से जीवंत बना दिया। 28 वर्ग मील के क्षेत्र में एक झील के बीच में ये किला स्थित है, जो वास्तु की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 83 दरवाजे हैं और बहुत सारे बुर्ज हैं। 83 दरवाजे किले के अंदर हैं और बुर्ज बनाए गए। बुर्ज इसलिए बनाए जाते थे ताकि किलों की रक्षा आसानी से की जा सके। बुर्जों की आड़ में सैनिक पहरेदारी करते थे। 4 इसके मुख्य द्वार हैं इस किले के। वैसे तो 83 दरवाजे हैं, लेकिन 4 मुख्य द्वार बनाए गए हैं। एक को घोड़ा घाट कहा जाता है, दूसरे को राजघाट कहा जाता है, तीसरे को कठौतिया घाट कहा जाता है और चौथे को मेढ़ा घाट कहा जाता है। तो इस तरीके से इसमें 4 दरवाजे हैं। किले के अंदर जो प्रमुख भवन हैं उनमें रंग महल है, शीश महल है, पंच महल है, खूंटा महल है, आईना महल है और रानी का झरोखा तथा मानसिंह की कचहरी, मानसिंह की कचहरी यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि शेरशाह के बाद जब अकबर ने बिहार विजय प्राप्त की थी तो उसने इस किले को मानसिंह को सौंप दिया था। मानसिंह उस किले में विवादों का निपटारा किया करते थे, इसीलिए उसमें एक भवन जो है वो मानसिंह की कचहरी के रूप में बना हुआ है इस समय। वास्तु की दृष्टि से अगर देखें तो इसके अंदर तुर्की, एशियाई और भारतीय कला के मिश्रित दर्शन होते हैं। तो कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भवन है ये। इसके बाद अगर हम तीसरी इमारत को देखें तो सासाराम में मकबरा। सासाराम का जो मकबरा है वो शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाना शुरू कर दिया था और ये कह दिया था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे इसी स्थान पर दफनाया जाए। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण अपने जीवन काल में ही 1541 में शुरू करवा दिया था। यानी 1541 वो वर्ष था जब शेरशाह ने विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिए थे। 122 फीट ऊंचा ये 3 मंजिला भवन है सासाराम में जो मकबरा बना हुआ है और ये एक कृत्रिम झील के बीच में बनाया गया है। शेरशाह जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अच्छा शासक था, पर्यावरण प्रिय था, इसलिए उसने जहां पर भी किले बनवाए या मकबरा बनवाया वहां पर तालाब या झील अवश्य बनवाए थे ताकि वो जगह पर्यावरण की दृष्टि से एक अच्छा उदाहरण बन सके और लोग आकर्षित हो सके। मकबरे के परिक्षेत्र में 2 मस्जिदें हैं, यानी मकबरे के बराबर में 2 मस्जिदें भी बनाई गई हैं कि जो लोग मकबरे को देखने जाएं और मुस्लिम भाई वहां पर नमाज भी पढ़ सके। ये जो पूरी की पूरी इमारत बनाई गई है वो अष्टकोणीय मंडप और मेहराबदार बरामदे। इसमें देखिए जो मध्यकाल की जो कला है उसमें 2-3 चीज़ों की बहुत विशेषता है। सबसे पहली चीज़ है कि जितनी इमारतें बनाई गई हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर बनाई गई हैं जिसको आप चबूतरा हम कह सकते हैं और उसी चबूतरे के ऊपर बरामदे बनाए गए हैं जिनको मंडप कहा जा सकता है। ठीक है। और इसमें जो अगली बात है वो है कि जो दरवाजे हैं या बरामदे हैं वो मेहराबदार बने हुए हैं। ये मेहराबें 2 तरीके की होती थी मध्यकाल के अंदर, एक तो होती थी कोणाकार और दूसरी होती थी अर्धवृत्ताकार। इसके बाद इनमें गुम्मद, ऊपर गुम्मद इमारतों पर बने हुए, तो इस इमारत में 24 गुम्मद हैं और इसके बाद यहाँ पर कई शिलालेख हैं, कई पत्थर की चट्टानों पर लिखा हुआ है कुछ शेरशाह के समय की जो बातें हैं या उसके फरमान हैं उनके बारे में जानकारी मिलती।
सीढ़ियां बहुत ही कलात्मक तरीके से सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिससे कि दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर चढ़कर जाया जा सके। बेजोड़ कला का ये उदाहरण है, मैंने आपको बताया। इसमें तुर्की कला के भी दर्शन होते हैं, इसमें अरबी कला के भी दर्शन होते हैं और मध्य एशियाई कला तथा भारतीय कला के भी दर्शन होते हैं। लाल, नीले, सुनहरे और सफेद, इस पर चित्रकारी भी की गई है, जिसमें 4 प्रमुख रंगों का उपयोग किया गया है। लाल रंग का, नीले रंग का, सुनहरे रंग का और सफेद रंग का उपयोग किया गया है। अनेक पक्षियों के, जानवरों के और विभिन्न प्रकार की चीजें लिखी गई हैं, उन सब में इन रंगों का उपयोग किया गया है। हुमायूं ने इसीलिए उसको उस्ताद ए बादशाह कहा था, शेरशाह को उस्ताद ए बादशाह, यानी कहने का मतलब ये है कि वो उस्ताद था। उस्ताद का मतलब है सभी क्षेत्रों में पारंगत व्यक्ति होना। 1998 ईस्वी में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित किया है और अपने संरक्षण में ले लिया है। बहुत सारे इतिहासकारों ने और वास्तुकारों ने इसको देखा है और इसकी प्रशंसा की है। कनिंघम, जो कि बहुत ब्रिटिश वास्तुकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे, उन्होंने इसको ताजमहल से भी श्रेष्ठ माना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शेरशाह की ये जो तीसरी इमारत है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। जैसा यहाँ चित्र में मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि देखिए चारों तरफ सुंदर झील बनी हुई है और उसके बाद ये देखिए 3 मंजिल मकबरा आपको दिखाई दे रहा है और दोनों साइड आप देख रहे हैं मस्जिद भी दिख रही है। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है। अब आगे देखें कि दिल्ली में कौन कौन सी इमारतें शेरशाह ने बनवाई थी जब विजय हासिल कर ली थी। तो इसके बाद दिल्ली में कई इमारतें बनवाई थी और उसने पुराने किले के अंदर ये इमारतें ज्यादातर बनवाई थी। तो किला ए कोहना ये मस्जिद बनवाई थी किले के अंदर, और इसके बाद अष्टभुजाकार 2 मंजिला लाट, जिसको शेर मंडल के नाम से जाना जाता है, अंदर एक लाट भी बनवाई थी जो 2 मंजिल की थी, उसको शेर मंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उसने मस्जिद बनवाई, मस्जिद कैरुल के नाम से ये, और शेरगढ़ इसी के नाम से एक नगर बसाया गया था दिल्ली के पास में, वहां बहुत सारी इमारतें इसके द्वारा बनवाई गई थी इसके आदेश से। लाल किले के दक्षिणी दरवाजे के अंदर की इमारतें जो हैं वो शेरशाह के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। पुराने किले का ज्यादा से ज्यादा भाग अगर हम देखें तो जिसे बाद में हुमायूं ने अपना पुस्तकालय बनाया था, हुमायूं ने बहुत ही विख्यात लाइब्रेरी एक बनाई थी, वो इमारत वास्तव में शेरशाह के द्वारा बनवाई गई थी, जिसको बाद में हुमायूं ने लाइब्रेरी बनाया। स्थापत्य की दृष्टि से अगर देखें तो ये सारी की सारी इमारतें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर कभी भी दिल्ली जाना है तो हम इस पुराने किले के अंदर इन सारी इमारतों को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ चित्र दिए हैं, जो ये पुराने किले का ये भाग है, जिस भाग में शेरशाह के द्वारा ये इमारतें बनवाई गई थी। अब देखें कि इसके द्वारा कौन कौन से नगर बसाए गए थे। तो देखिए शेरशाह के द्वारा रोहतासगढ़ नगर बसाया गया था, जो पाकिस्तान में है, और ये झेलम नदी के किनारे बसा है, बहुत ही खूबसूरत नगर है। यहाँ पर विश्व के पर्यटक आते हैं इसको देखने के लिए। तो ये नगर शेरशाह के द्वारा बसाया गया था। इसके बाद जो रोहतास नगर बिहार में है, जो उस समय राजधानी के रूप में काम करता था, वहाँ पर बहुत सारी बस्तियाँ शेरशाह के द्वारा बसाई गई थी। चूंकि उसके द्वारा राजधानी बनाई गई थी तो इसलिए बहुत सी बस्तियाँ वहाँ पर बसी गई। इसके बाद दिल्ली के समीप शेरगढ़ इनके द्वारा बसाया गया था, और कन्नौज और पटना ये वो महत्वपूर्ण नगर थे जहां पर शेरशाह ने अनेक बस्तियां बसाई थी। अब इसके बाद हम देखें, शेरशाह एक दूसरे काम के लिए भी जाना जाता है, और वो है सड़क निर्माण कार्य। उस समय मध्यकाल के अंदर जब तमाम नदियां, जंगल होते थे, झाड़ झंखाड़ होते थे, और उस समय सड़कों का निर्माण करवा देना, वो भी हजारों किलोमीटर, हजारों मील लंबी सड़कों का निर्माण करवा देना कोई साधारण बात नहीं थी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक मानचित्र देने की कोशिश की है। काबुल है, काबुल से देखेंगे पाकिस्तान में यहाँ पर सड़कें आई हुई हैं, और फिर भारत को, पूरे भारत को कवर करती हुई, और बांग्लादेश में। तो ये सबसे लंबी सड़क थी जो मुल्तान से लेकर के और सोनार गांव बांग्लादेश तक थी।
या पेशावर से लेकर के सोनारगांव तक, जिसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड, और इसको सड़क ए आजम के नाम से सम्मानित किया गया है। तो ये विशाल सड़क इनके द्वारा बनवाई गई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा। दूसरी जो सड़क थी वो लाहौर से चटगांव सोनारगांव तक थी, और इसके बाद ये काबुल को भी जोड़ती थी, आगे काबुल को भी। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण सड़क थी वो थी आगरा से बुरहानपुर तक। तीसरी सड़क थी आगरा से जोधपुर होते हुए, चित्तौड़ होते हुए गुजरात तक जाती थी ये सड़क। तो ये पूरे मध्य भारत को जोड़ती थी एक दूसरे से। अगली जो थी वो लाहौर से मुल्तान, पाकिस्तान में लाहौर से मुल्तान तक थी, जो वर्तमान पाकिस्तान के आंतरिक इलाके को जोड़ती थी। अब इन्होंने सड़कों का निर्माण कराया, और केवल सड़कों का ही नहीं, उनके किनारे कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, वृक्ष लगवाए, और पूरी की पूरी व्यवस्था करवाई, और बहुत सारी सरायों का निर्माण करवाया, ताकि आने जाने वाले यात्रियों को, व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब हम देखेंगे सरायों और डाक चौकियों का निर्माण। सरायों के बारे में अब्बास खां ये लिखते हैं कि सड़कों के किनारे लगभग 1700 सराय बनवाई गई थी। सराय को हम एक तरीके से धर्मशाला के रूप में मान सकते हैं। ये बनवाई गई थी, और यहाँ पर हिंदू तथा मुस्लिम दोनों लोगों के लिए ठहरने की और भोजन की अलग अलग व्यवस्था होती थी। तो यहाँ पर पूरा इंतजाम किया जाता था, और सरायों को डाक चौकी के रूप में भी उपयोग में लाया जाता था। तो यहाँ पर हरकारे डाक लेकर के जाते थे और वो ठहरते थे, और इन चौकियों के ऊपर क्या था, घोड़ों की व्यवस्था थी। यहाँ पर घोड़े रहते थे ताकि हरकारे उन घोड़ों से चले जाएं, और इसके अलावा सुरक्षा के लिए पुलिस रहती थी, हरकारे रहते थे, चौकीदार रहते थे, और घोड़े होते थे, ताकि किसी तरीके की कोई भी समस्या ना हो और आसानी से ये काम हो सके। तो सराय जो है वो व्यापारियों और यात्रियों के ठहरने के काम भी आती थी, और पूरी की पूरी डाक व्यवस्था का जो संचालन है वो बहुत ही दुरुस्त तरीके से पूरे राज्य में आसानी से हो सकता था। तो शेरशाह ने किस तरीके से, आप उसकी सोच देखिए कि पूरे राज्य के एक कोने तक का वो कितना ध्यान रख रहा है कि हमारी सूचना वहां तक आसानी से पहुंच जाए, और वहां के व्यक्ति को जो सफर पर निकला है उसे किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। एक उल्लेख के अनुसार पता चलता है कि 18,25,000 रुपए प्रति वर्ष शेरशाह जो है वो भोजन व्यवस्था पर खर्च करता था। कहने का मतलब है कि वो कितना जन कल्याणकारी था कि जो अपनी जनता की हर परेशानी का ध्यान रखता था और उसका इंतजाम करता था। अब इसके बाद देखेंगे पाठशाला और मदरसों की व्यवस्था। शेरशाह ने हर क्षेत्र में काम किया था। तो विद्वानों का आश्रय, शेरशाह को विद्वानों का आश्रय दाता कहा जाता है। उसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, और उसमें आप समझिए कि मुस्लिम तो थे ही, उसके साथ साथ अन्य धर्मों के लोग भी रहते थे। शिक्षा के लिए पूरे राज्य के अंदर उसने मुस्लिम लोगों के लिए मदरसे खुलवाए और हिंदू लोगों के लिए पाठशालाएं खुलवाई, ताकि हमारी पीढ़ी शिक्षा ग्रहण कर सके। अगली बात देखिए, उसने मस्जिदों में शिक्षा का इंतजाम करवाया। मस्जिदों के अंदर भी उसने शिक्षा का इंतजाम करवाया था, ताकि कुरान शरीफ को और अन्य जो धार्मिक शिक्षा है उसको आसानी से ग्रहण किया जा सके। अनाथों और विधवाओं के लिए उसने अलग से व्यवस्था की थी, ताकि उनको भी किसी प्रकार का कष्ट न हो। साहित्यकारों को दान देता था वो, जो अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी होते थे उनको वजीफे देता था, छात्रवृत्ति देता था, और साथ ही उसने पूरे के पूरे राज्य में अस्पताल खुलवाए थे, जिससे कि किसी भी तरीके से बीमार पड़ने पर आसानी से लोगों को इलाज मिल सके। तो इस तरीके से उसने पूरे के पूरे राज्य में निर्माण कार्य करवाया था। अब अगली बात देखेंगे शेरशाह का मूल्यांकन। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो शेरशाह जो है
वो भारत का एक चमत्कारी शासक था, एक परिवर्तनकारी शासक था, एक व्यवस्था देने वाला शासक था जिसने हर क्षेत्र में व्यवस्था दी। विंसेंट स्मिथ जो कि बहुत ही श्रेष्ठ इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि यदि शेरशाह कुछ और दिन जीवित रहता तो अपने वंश को दृढ़ आधार पर खड़ा कर जाता और महान मुगलों को इतिहास के रंगमंच पर प्रकट होने का अवसर नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है कि जो मुगलों ने बाद में किया, जिनको कि ये कहा जाता है कि मुगलों ने बहुत निर्माण कार्य किया, बहुत ही विकास के कार्य किए, अगर शेरशाह को ज्यादा समय मिल जाता जीने का तो शेरशाह उनसे कहीं बेहतर कार्य और करता। उसको केवल मात्र 6 वर्ष मिले थे शासन करने के लिए, जिसमें उसने पूरे हिंदुस्तान की कायाकल्प कर दी थी। इसी तरीके से कीन महोदय लिखते हैं कि यह प्रसन्नता की बात है कि लूटमार और नरसंहार की परंपरा को तोड़ दिया गया, टूट गई वो परंपरा, और शेरशाह के कार्यों को उनके शत्रुओं ने भी प्रशंसा की है। शेरशाह के कार्यों, कहने का मतलब ये है कि शेरशाह से पहले सल्तनत काल में जो व्यवस्था थी उसमें लूटमार, नरसंहार, नफरत, यही सब दिखाई देता था। शेरशाह ने उस सब को छोड़ करके निर्माण कार्य किया, सृजनात्मक कार्य किया, व्यवस्था का कार्य किया, जिससे कि उसको उसके शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसा होता है। तो इसी तरीके से कुछ और इतिहासकार हैं जिन्होंने उनकी प्रशंसा की है। इसमें अब्बास खान सरवानी, जिन्होंने शेरशाह के बारे में पूरी पुस्तक लिखी है, बहुत कुछ लिखा है। इसके बाद डॉक्टर आसिफ वालीलाल श्रीवास्तव, इन्होंने भी दिल्ली सल्तनत नामक पुस्तक में बहुत चर्चा की है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में बहुत चर्चा की है। कालिका रंजन कानूनगो इतिहासकार हैं, जिन्होंने शेरशाह नामक पुस्तक में सारी बातों का उल्लेख किया है। जदुनाथ सरकार और डूल्जले हेग, ये ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने शेरशाह की भूरी भूरी प्रशंसा की है इन कामों के लिए। तो बंधुओं, इस तरीके से आपने हमारा वीडियो देखा अंत तक। हमने महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम आपके लिए एक से एक वीडियो और अच्छे लाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ, लाइक करना मत भूलिए। पढ़ते रहिए। बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।